नमस्कार। हमारी जो मीज़ल्स और रुबेला जैसी खतरनाक बीमारियां हैं जो बहुत ही संक्रामक होती हैं, उनके लिए हमारे स्कूलों में जो हमारे 5 से 10 वर्षीय बच्चे हैं, यानी 1 से 5 कक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जो 16 से 27 फरवरी के बीच में चलेगा। इसमें आपके बच्चे को आपके स्कूल में टीका लगाया जाएगा और इससे आपके बच्चे इन खतरनाक बीमारियों से सुरक्षित रह सकेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस अभियान का हिस्सा बने और अपने बच्चों को ये जो इंजेक्शन हैं इनका डोज अवश्य दिलवाएं। धन्यवाद। मीजल रूबेला अभियान जनपद देवरिया में 16 फरवरी से 27 फरवरी तक चलाया जाना है। ये जानलेवा बीमारियों से बच्चों को बचाता है। इसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को टीका लगाया जाना है, जिनकी उम्र 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में है। ये सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में लगाए जाएंगे टीके। ये वायरस की बीमारी से फैलता है जो कि एक जानलेवा हो सकती है। सभी क्षेत्रवासियों से मेरा अनुरोध है, सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध है, कृपया अपने बच्चों को टीके लगवाएं और इस जानलेवा बीमारी से अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 9 से 13 फरवरी 2026 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम रखी गई है। अग्रणी जिला प्रबंधक आर.एस. प्रेम ने बताया कि सप्ताह के दौरान केवाईसी अपडेट, खाता सुरक्षा, साइबर धोखाधड़ी से बचाव, फर्जी कॉल व संदिग्ध लिंक से सावधानी तथा मनी म्यूल जैसे मामलों पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 11 फरवरी को ब्लॉक रामपुर कारखाना के ग्राम सिरसिया नंबर 1 में मेगा जागरूकता कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें बैंक अधिकारियों ने ग्रामीणों को वित्तीय साक्षरता व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी और उनकी समस्याओं का समाधान किया। जिले के सभी बैंकों से कम 2 कैंप लगाने की अपील की गई है। जिला स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी समिति की बैठक को धन्वंतरी सभागार में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की गई। सीएमओ ने स्वास्थ्य सूचकांकों की रिपोर्ट दुरुस्त करने के निर्देश दिए और कम प्रसव पर एमओई, बीपीएम और बीसीपीएम को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि एनएम बुधवार व शनिवार को टीकाकरण के साथ अन्य दिनों में क्षेत्र में रहकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं और योजनाओं के प्रति जागरूक करें। उन्होंने एनसी जांच, क्षेत्र में हो रहे प्रसव की समीक्षा, आयुष्मान कार्ड निर्माण में तेजी तथा 16 से 27 फरवरी तक चलने वाले एमआर टीकाकरण अभियान को 100% सफल बनाने के निर्देश दिए। सभी सीएचसी, पीएचसी और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में एनसीडी स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने को कहा गया। सीएमओ ने गर्भवती महिलाओं को समय पर जांच, पंजीकरण व पोर्टल पर फीडिंग तथा हाई रिस्क प्रेगनेंसी मामलों की विशेष निगरानी के निर्देश भी दिए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रच्चापार, बैतालपुर, गुदरी और पोखरभिंडा स्थित विद्यालयों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण में विद्यालय परिसरों की स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया। सीडीओ ने शौचालयों को साफ सुथरा व उपयोग योग्य बनाए रखने के निर्देश दिए। जहाँ फर्श की टाइल्स क्षतिग्रस्त मिली, वहाँ शीघ्र मरम्मत कराने को कहा गया। जल आपूर्ति बाधित मिलने पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। मिड डे मील योजना की स्थिति संतोषजनक पाई गई। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता और बेहतर करने और विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों का एरिया ऑफिसर ऐप के माध्यम से निरीक्षण किया। विकास खंड गौरी बाजार की ग्राम पंचायत पोखरभिंडा में निर्माण कार्यों का स्थलीय सत्यापन किया गया। इस दौरान अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और ग्राम प्रधान मौजूद रहे।
निरीक्षण में फेकू के घर से बरबूराम के घर तक तथा राधेश्याम के घर से भान प्रताप के घर तक निर्माणाधीन सीसी रोड का जायजा लिया गया। कार्यस्थल पर सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड अनुपस्थित मिलने पर सीडीओ ने संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्रवाई के निर्देश दिए। सीसी रोड निर्माण गुणवत्ता मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर खंड विकास अधिकारी और कार्यक्रम अधिकारी को तकनीकी मूल्यांकन के बाद ही भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही तकनीकी सहायक और ग्राम पंचायत सचिव को प्रॉक्लन के अनुसार कार्य पूर्ण कर गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। गोरखपुर परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री एस चनप्पा ने जनपद देवरिया का वार्षिक निरीक्षण किया। पुलिस लाइन पहुंचकर उन्होंने परेड की सलामी दी और पुलिस बल की टर्न आउट, अनुशासन, शारीरिक दक्षता व प्रशिक्षण की गुणवत्ता की समीक्षा की। बलवा मॉक ड्रिल, दंगा निरोधक उपकरणों का अभ्यास तथा डायल 112 वाहनों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस लाइन स्थित आरसीटी, शस्त्रागार, परिवहन शाखा, स्टोर, बैरक और मेस का निरीक्षण कर साफ सफाई, अभिलेखों के रखरखाव, आवासीय सुविधाओं व भोजन की गुणवत्ता की जांच की गई। इसके बाद पुलिस कार्यालय में साइबर थाना, IGRS, DCRB, LIU सहित विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। अपराध गोष्ठी में हत्या, लूट, महिला व बाल अपराध, साइबर अपराध, NDPS, गौ तस्करी व अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, गैंगस्टर व गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई तथा विवेचनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने पर जोर दिया गया। IGRS में प्रदेश में प्रथम स्थान पाने पर प्रभारी निरीक्षक तेज जगन्नाथ सिंह व टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पूर्व सपा राज्यसभा सांसद कनकलता ने कहा कि देवरिया जनपद का दक्षिणांचल क्षेत्र, जो बाबा राघवदास की कर्मभूमि और देवरहा बाबा की तपोभूमि रहा है, ऐतिहासिक और व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुराने समय में नदी मार्ग से नाव के जरिए आयात व निर्यात होता था और व्यावसायिक गतिविधियों को देखते हुए बरहज को रेल मार्ग से भी जोड़ा गया था। उन्होंने बताया कि 24 नवंबर 2013 को मोहन सिंह के निधन पर मुलायम सिंह यादव ने बरहज सरयू नदी पर उनके नाम से पक्का पुल बनाने की घोषणा की थी। वर्ष 2014 में निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन बाद में परियोजना बाधित हो गई। पूर्व सांसद ने योगी आदित्यनाथ से भेंट कर पुल निर्माण शीघ्र पूरा कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मोहन सिंह सेतु के पूरा होने से बरहज का दक्षिणी मार्ग खुलेगा और बलिया, बनारस, गाजीपुर, मऊ सहित नदी पार क्षेत्रों के विकास को गति मिलेगी। आप किस तरह से उसका आज मैं आपको इसी पर विषय पर बात करने के लिए बुलाई थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली और मैंने उनसे अनुरोध किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मोहन सेतु बनना बहुत आवश्यक है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, कहा कि पुल बनेगा। उसके बाद मैं प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से गई और मैंने उनसे कहा कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो ये पुल बना दीजिए। तो उन्होंने कहा यदि मुख्यमंत्री ने कमिटमेंट किया है तो ये पुल बनेगा। फिर मैं कल DM से गई मिलने, तो उन्होंने कहा कि आपने का प्रयास किया। उसके बाद मैं भी बहुत मेहनत की और ये PWD इसको बनाएगा। चूँकि सेतु निगम बनाने से इनकार कर दिया, मैं PWD एक्सचेंज से बात की, उन्होंने कहा एस्टीमेट बन गया है और ये पुल एस्टीमेट सेंक्शन हो जाएगा वहाँ से, तो ये पुल हम बना देंगे। कब से शुरू हुआ था और इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। 200 करोड़ का पुल मैं 39 पावे का लाई थी और मेरे पिता की इच्छा भी थी, आप सबको पता है। तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये पुल दिया और ये करीब 80% पुल बन चुका था, 20% काम बचा था। लेकिन वो 10 साल की सरकार में पुल अभी तक बन नहीं पाया। इसलिए मैंने सबसे बड़ी बात है, जनता बहुत ही परेशान है। मैं गौरा घाट पे गई थी, वहाँ पे 2 नाव थी बड़ी बड़ी और रोज लोग, वो दिनचर्या है। तो मैंने उन लोगों से कहा कि मैं भाई कोशिश करूँगी और इसी के तहत मैंने मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया और मैंने कहा कि देखिए मुख्यमंत्री जी, ये पुल तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप इंक्वायरी मत कराइए, किसी तरह ये पुल बना दीजिए। और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये नदी की धारा बदल गई है, आगे बढ़ गई है। यदि इस साल नहीं बनता है तो हम अगले साल इस पुल को नहीं बना पाएंगे।
तो टीम आई है 4 पावा मतलब बढ़ाने की बात की है, 10 पहले का है, तो 12-13 पावे का एस्टिमेट बना है। और मुझे हाँ, मैं ये आप चूँकि मुझको मऊ से भी फ़ोन आता है। देखिए चारों तरफ से लोगों की आशाएं हैं, चूँकि जनता परेशान है। मैं यदि राजनीति में हूँ और जनता का प्रतिनिधित्व करती हूँ तो मेरा कर्तव्य है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ही के कलम से ये पुल का उद्धार हो सकता है। तो मैंने मेरे मन में मेरे उसमें आया कि नहीं भाई, मैं उनसे अनुरोध करूंगी तो ये काम पूरा होगा। और मैं आप लोगों से कह सकती हूँ, और ये बहुत खुशी की बात है कि ये पुल बन जाए और जनता को राहत मिले। आप फिर मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए? मेरे पिता जीवन भर समाजवादी रहे और उन्होंने ये कहा कि जीवन और मरण समाजवादी पार्टी। और देखिए परंपरा है, ये आज की बात थोड़ी नहीं। आज लोग कहते हैं कि यहाँ चली गई वहाँ चले गए, जाने से थोड़ी कुछ होता है। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के कलम से काम होना है, तो उन्हीं से अनुरोध किया जाएगा। धन्यवाद। और जनहित की बात है भाई, जनता के लिए तो सब समर्पण होना चाहिए। चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति एवं संयुक्त पंचायत निकाय मोर्चा तथा संयुक्त महामोर्चा के तत्वावधान में बैतालपुर चीनी मिल को चालू कराने और किसान हित से जुड़ी 16 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों का धरना लगातार जारी है। आंदोलन आज 2 वर्ष 7 दिन पूरा हो चुका है। समिति के कोषाध्यक्ष पंडित वेद प्रकाश ने कहा कि किसानों के आंदोलन को 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा अब तक मूर्त रूप नहीं ले सकी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करने में देरी समझ से परे है और बैतालपुर चीनी मिल को शीघ्र चालू कराना आवश्यक है। धरने में बकरीदीन उर्फ बरकत अली, मंजू चौहान, बबलू यादव, राजकुमार गोस्वामी, मृत्युंजय मणि त्रिपाठी, अजय कुमार, कृष्ण गोस्वामी, आशीष कुमार, जोगिंदर राकेश सिंह, अवधेश मिश्रा, अनूप कुमार, राम किशोर वर्मा, रामजी चौहान, रामदुलार यादव, राम सागर सिंह, संजीव शुक्ला, विजय कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। धरने की अगुवाई ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी, अध्यक्ष चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति द्वारा की जा रही है। मजदूर संगठनों के राष्ट्रीय आह्वान पर प्रस्तावित अखिल भारतीय आम हड़ताल के समर्थन में वामपंथी दलों और किसान संगठनों ने सुभाष चौक से जिला अधिकारी कार्यालय तक मार्च निकाला। मार्च में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन सहित कई संगठनों के कार्यकर्ता शामिल रहे। मार्च का नेतृत्व आनंद चौरसिया, विकास दुबे, ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी, कलेक्टर शर्मा, विनोद सिंह और अन्य नेताओं ने किया। सुभाष चौक से शिव मंदिर होते हुए जुलूस कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। वक्ताओं ने श्रम कानूनों, मनरेगा व किसान हितों से जुड़ी मुद्दों पर सरकार पर हमला बोला तथा मजदूर व किसान एकता को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि हकीम अजमल खान के जन्मदिन के अवसर पर 11 फरवरी को नेशनल यूनानी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर जयराम यादव मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि हकीम अजमल खान मशहूर हकीम, समाजसेवी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने यूनानी चिकित्सा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस वर्ष यूनानी दिवस 2026 की थीम इनोवेशन एंड एविडेंस इन यूनानी प्रैक्टिस रखी गई है, जिसे आयुष मंत्रालय ने स्वीकृति दी है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अश्विनी पांडेय ने यूनानी चिकित्सा को प्राचीन और प्रभावी पद्धति बताया। चिकित्सकों ने बताया कि यूनानी पद्धति की जड़ें हकीम बुकरात, हिप्पोक्रेट्स से जुड़ी हैं और यह भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली है। हकीम अजमल खान जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में भी रहे हैं। वक्ताओं ने यूनानी पद्धति में डाइट, दवा, रेजिमेंटल और सर्जिकल थेरेपी के महत्व पर प्रकाश डाला। अंत में डॉक्टर जफर अनीस ने उपस्थित चिकित्सकों का आभार व्यक्त किया। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।